हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ राजनीतिक आधुनिकीकरण। ठीक है, क्या पढ़ाने वाला हूँ आज मैं आपको? राजनीतिक आधुनिकीकरण। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, राजनीतिक आधुनिकीकरण यानी कि राजनीति का आधुनिकीकरण। आधुनिक आपने सुना होगा, आधुनिक भारत, आधुनिक विश्व, अक्सर इस नाम को आपने सुना होगा आधुनिक को। तो ये आधुनिक क्या है? आधुनिक मतलब एक प्रकार से लेटेस्ट, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, जो लेटेस्ट जो चीज़ें हैं, जो समसामयिक जो चीज़ें हैं, तुरंत की, आज की, या एकदम लेटेस्ट जो नई, एकदम नई है, एकदम न्यू है। ठीक है, तो इस आधुनिक से ऐसी चीज़ का बोध होता है जो एकदम लेटेस्ट है, नई है, बहुत जिसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक तकनीकी, आधुनिक टेक्नोलॉजी। मतलब उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुरानी जो चीज़ों या पुरानी टेक्नोलॉजी में या पुरानी प्रक्रियाओं या पुरानी संस्थाओं या पुरानी व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं उन्हें दूर कर दिया गया है इस टेक्नोलॉजी में, इसलिए इसे आधुनिक टेक्नोलॉजी कहा गया है। तो वैसे ही जब राजनीति में, जब राजनीतिक व्यवस्थाओं में, राजनीतिक प्रक्रियाओं में, राजनीतिक संस्थाओं में जब कुछ सुधार करके कुछ बढ़िया किया जाता है, कुछ नया ऐड किया जाता है, कुछ अच्छा ऐड किया जाता है, तो उसे आधुनिक राजनीतिक या राजनीति का आधुनिकीकरण कहा जाता है। यानी कि राजनीति में ऐसी प्रक्रियाओं, ऐसी संस्थाओं, ऐसी व्यवस्थाओं को ऐड करना या पुरानी व्यवस्थाओं को ऐसी व्यवस्थाओं से या पुरानी प्रक्रियाओं को ऐसी प्रक्रियाओं से या पुरानी संस्थाओं को ऐसी संस्थाओं से एक्सचेंज कर देना, परिवर्तित कर देना, जो कि पुरानी व्यवस्थाओं में जो समस्याएं थी या पुरानी संस्थाओं में जो समस्याएं थी या पुरानी प्रक्रियाओं में जो समस्याएं थी उनका निराकरण करे, उन समस्याओं का सॉल्यूशन दे। ऐसी नई व्यवस्थाओं, नई संस्थाओं या नई प्रक्रियाओं में तब्दील कर दिया जाए राजनीति की उन संस्थाओं को, उन प्रक्रियाओं को या उन सिद्धांतों को या उन व्यवस्थाओं को, तब इसे कहेंगे हम राजनीति का आधुनिकीकरण। यानी कि राजनीति की पुरानी संस्थाओं को, पुरानी व्यवस्थाओं को, पुरानी प्रक्रियाओं को इस प्रकार बदला जाए या इस रूप में बदला जाए जो रूप पुरानी व्यवस्थाओं की समस्याओं का सॉल्यूशन प्रदान करने में सक्षम हो, या हमें इस तरफ ले जाए, या वो परिवर्तन हमें इस तरफ ले जाए कि जहाँ पर हम उन समस्याओं का समाधान कर सकें। तो कुल मिलाकर जो राजनीति का जो आधुनिकीकरण है उसका अर्थ ये होता है कि परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख हो। प्रगति का मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना मतलब चीज़ों में जो कमियां हैं, टेक्नोलॉजी में जो कमियां हैं, व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करते हुए, अपने आप को सुधारते हुए और आगे नेक्स्ट पायदान पे, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट पीढ़ी या नेक्स्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपने आप को, या लेटेस्ट संस्थाओं में या लेटेस्ट राजनीति में, यानी कि आधुनिक राजनीति में अपने आप को तब्दील कर ले। तो कुल मिलाकर इसका असली मकसद है राजनीतिक आधुनिकीकरण का कि पुरानी व्यवस्थाओं से निकलकर नई व्यवस्थाओं की ओर जाना, और उसमें जो नई व्यवस्थाएं होंगी वो सुधारात्मक होनी चाहिए। पुरानी व्यवस्थाओं में जो समस्याएं थी जिनका समाधान उन व्यवस्थाओं में नहीं हो पा रहा था, उन व्यवस्थाओं को छोड़कर नई व्यवस्थाओं में जाना जहां उनकी समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर किया जा सके। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ के आते हैं ना, ऐसे ही पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाओं या संस्थाओं या प्रक्रियाओं को छोड़कर नई व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं या संस्थाओं में आना राजनीतिक आधुनिकीकरण कहलाएगा। जैसे कि राजतंत्र की जो समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए नई चीज आई, लोकतंत्र। ठीक है, यानी कि राजतंत्र में राजा निरंकुश हो जाता था, अपनी मर्जी से शासन करता था और जनता के हित के कार्य नहीं करता था, प्रजा की भलाई नहीं देखता था, निरंकुश हो जाता था, प्रजा की बात सुनता ही नहीं था। तो उन्होंने क्या करा? धीरे धीरे परिवर्तन आया और परिवर्तन की प्रक्रिया से राजनीति ने प्रगतिशील परिवर्तन किया और राजतंत्र की जगह लोकतंत्र को समाज में स्थापित कर दिया। अब जनता की बात सुनी जाती है, जनता राजा को बदल भी सकती है, राजा निरंकुश नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के परिवर्तन जो समाज में, जो राज्य में विकास की दृष्टि से, परिवर्तन की दृष्टि से प्रगतिशील हैं, अच्छे हैं, आधुनिक हैं, लेटेस्ट हैं, समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, वो राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में माने जाएंगे।
अब हम बात करते हैं, इसकी एक परिभाषा लिखी है मैंने यहाँ पर, जो वेल्च का विचारक हैं, वेल्च के अनुसार एक मैंने परिभाषा यहाँ पर लिखी है, उन्होंने जो एक परिभाषा दी है राजनीतिक आधुनिकीकरण की, वो क्या है? देखिए, आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, वो क्या कहते हैं वेल्च कहते हैं आधुनिकीकरण, यानी कि किसकी, कौन सा आधुनिकीकरण? राजनीतिक आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है, यानी कि जो साधन होते हैं हमारे पास, जो उपलब्ध जो मीन्स हैं, साधन हैं, उनके विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना से युक्त होती है। ये आधुनिकीकरण की परिभाषा वेल्च ने दी है। वेल्च यहाँ पर कहते हैं कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो साधन होते हैं उनका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि जिससे प्रगति हो, परिवर्तन हो, मतलब परिवर्तन हो, वो भी प्रगतिशील परिवर्तन हो और समाज में आधुनिकता स्थापित हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, एक सिल्स नामक जो विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण पे बहुत अच्छे विचार दिए हैं, उन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 मॉडल बताए हैं। कितने मॉडल बताए हैं? 5 मॉडल बताए हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 मॉडल होते हैं और उनमें किस किस प्रकार की समस्याएं होती हैं। ठीक है, उन्होंने जो पहला मॉडल बताया है वो है राजनीतिक लोकतंत्र का। क्या बताया है? राजनीतिक लोकतंत्र का। बोला इस मॉडल में क्या होता है? बोला राजनीतिक लोकतंत्र के मॉडल में क्या होता है? बोला इस व्यवस्था में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाएं और अधिकार विद्यमान होते हैं। इस मॉडल में राजनीतिक व्यवस्था, इस व्यवस्था में प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था होती है, यानी कि जनता का शासन होता है, जनता का शासन सही रूप में चलाया जाता है, जनता सही रूप में शासन पर काबिज होती है और जनता के लिए कई प्रकार के अधिकार होते हैं, चाहे वो इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो, चाहे वे वोट डालने का अधिकार हो या अन्य स्वतंत्रताएं हो, वो विद्यमान होती हैं किसमें? राजनीतिक लोकतंत्र में। बोला कि इसके अलावा दूसरा मॉडल कौन सा है? बोला दूसरा मॉडल होता है अभिभाविकी लोकतंत्र। अभिभाविकी से मतलब है अभिभावक, यानी कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं, कई बार उन्हें भी अभिभावक कहते हैं ना हिंदी में, जो आपके गार्जियंस होते हैं, संरक्षक या पेरेंट्स जो होते हैं, अभिभावक आपके। ठीक है, तो ये उसी प्रकार का है अभिभाविकी लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में क्या होता है? इस लोकतंत्र में जो शासक जो वर्ग होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा, वो अपने आप को जनता का गार्जियन समझता है, अभिभावक समझता है, अपने आप को माँ बाप समझ जाता है, माई बाप समझता है खुद को। कहता है कि बच्चे हैं ये तो समझदार नहीं है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ इनके लिए वही सही है। तो इस व्यवस्था में ये जो प्रतिनिध्यात्मक संस्थाएं होती हैं, जो अधिकार होते हैं, जो स्वतंत्रताएं होती हैं, जो और संस्थाएं हैं जितनी भी जो राजनीतिक लोकतंत्र में होती हैं, वो सभी संस्थाएं तो होती हैं मगर काम नहीं करती हैं। काम एक्चुअल में जो अपने आप को अभिभावक समझता है, वो राजा या वो राष्ट्रपति या वो प्रधानमंत्री या वो शासक वर्ग जो अपने आप को अभिभावक की स्थिति में देखता है, अपने आप को कहता है बच्चा तो बच्चे हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है, नादान है, हम समझदार हैं, हम जो करेंगे वो सही है। तो वह होता है किसमें? अभिभाविकी लोकतंत्र में। यहाँ राजनीतिक संस्थाएं तो होती हैं, यहाँ राजनीतिक संस्थाएं तो होती हैं, परंतु व्यवहार में कार्य नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो बस खाना पूर्ति होती है वहाँ पर, उस जगह पे। रियल में वही होता है जो वहाँ पर शासक चाहते हैं। तीसरा मॉडल बताया है उसने आधुनिकीकरण से वर्गतंत्र। क्या कहता है? आधुनिकीकरण से वर्गतंत्र की भी स्थापना हो जाती है कई बार। कैसे हो जाती है आधुनिकीकरण से वर्गतंत्र की स्थापना? कहता है कि आधुनिकीकरण में इतनी ज़्यादा स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, आधुनिकीकरण के नाम पर समाज में, आधुनिक समाजों में इतनी स्वतंत्रता या समानता दे दी जाती है कि लोग स्वतंत्रता को स्वच्छंदता समझ बैठते हैं और उस स्वतंत्रता के कारण वह कई बार राष्ट्रीय प्रगति में भी बाधक के रूप में कार्य करती है। स्वतंत्रता के नाम पर वह एक दूसरे के विरोध में सही डिसीजन, सही परिवर्तनों को भी मानने से इनकार कर देते हैं। स्वतंत्रता की आड़ में वो बेतुके बयान देते हुए, बेतुकी राय देते हुए अच्छे विचारों को भी मानने से इनकार कर देते हैं। तो ये कई बार राजनीतिक संस्थाएं अपने आप में बाधक हो जाती हैं, यानी कि राजनीतिक संस्थाएं से मतलब है यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता जैसी चीज़ों से। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉडल बताता है वह कहता है सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र। बोला कि आधुनिकीकरण से कई बार
सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र की स्थापना हो जाती है। और सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र में क्या होता है, एक ही दल की सरकार होती है, एक ही दल का वर्चस्व होता है और एक ही दल रहता है देश में और दूसरे दल को नहीं रहने दिया जाता। कई बार ऐसा होता है। और जो सत्ता होती है सारी की सारी किसी एक व्यक्ति या एक राजनीतिक दल में केंद्रित होती है और राज्य को इसमें सर्वोच्च माना जाता है कि राज्य से बाहर कुछ नहीं, राज्य से ऊपर कुछ नहीं, राज्य के अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट, परंपरागत वर्गतंत्र। देखिए परंपरागत जो वर्गतंत्र है ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का टोटल अपोजिट है, क्योंकि आधुनिकीकरण और परंपरागत दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। लेटेस्ट, परंपरागत मतलब प्राचीन, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, तो ये 5 मॉडलों की बात करता है कौन, सिल्स, किसके, राजनीतिक आधुनिकीकरण के। अब राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता क्या होती है, इसमें विशेषता क्या है राजनीतिक आधुनिकीकरण की। देखिए वो समाज या वो राज्य राजनीतिक रूप से आधुनिक माना जाएगा, यानी कि उस समाज को आधुनिकीकरण आधुनिक समाज कहा जाएगा, आधुनिक राज्य कहा जाएगा, जहाँ पर लोगों को पर्याप्त स्वतंत्रता हो, लोगों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हो, लोगों को पर्याप्त शासन में भागीदारी प्राप्त हो और शासन का जो स्वरूप हो वो कानूनी हो, यानी कि कानून के अनुसार शासन चलाया जाता हो। जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें विद्यमान होती हैं, इस प्रकार की संस्थाएं विद्यमान होती हैं, इस प्रकार के स्वतंत्र मीडिया हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, जहाँ पर इस प्रकार की संस्थाएं होती हैं स्वतंत्र और जहाँ पर इस प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो राज्य आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, आधुनिक है। ठीक है, तो ये था आपका राजनीतिक आधुनिकीकरण का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आज के लिए बस इतना ही, कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।